जब हमारा हो गया एडमिशन तब तो काफी अच्छा लगा था। तो आईआईटी एक ऐसी जगह है जहाँ आपको कुछ भी पैशन फॉलो करना है, किसी भी फील्ड में जाना है, तो आईआईटी से अच्छा प्लेटफॉर्म आपके लिए कुछ भी नहीं। Coaching is important for JEE. Who is securing a good rank has either been admitted to a good coaching, but उसके नीचे जो बैचेस होते हैं उन पे टीचर्स इतना ध्यान नहीं देते। कौन-कौन से बुक्स आपने फॉलो किए थे और इनऑर्गेनिक को आपने कैसे टैकल किया? मेरे से थ्योरी ज्यादा नहीं पढ़ी जाती, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो रट लेते हैं, उससे सवाल कर लेते हैं। आईक्यू कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी बार सॉल्व किया? सोशल मीडिया रिमूव कर दिया था। बहुत सारे बच्चे हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो लास्ट मंथ टिप्स क्या होगा? मैं ऑफलाइन कोचिंग ही प्रेफर करूंगा। तो जब आप लो फील करते थे तो आप क्या करते थे? हाय अर्जुन, तो जैसा कि अभी हमारा एग्जाम ऑन द कॉर्नर है, अभी जेईई मेंस का एग्जाम हुआ है, जेईई एडवांस का एग्जाम भी आने वाला है, तो बच्चे सारे परेशान हैं कि भैया कैसे प्रिपरेशन करें, कैसा एग्जाम जाएगा। तो आज हमारे साथ अर्जुन भैया हैं जो बताएंगे कि उन्होंने कैसे जेईई का प्रिपरेशन किया और इतनी अच्छी रैंक लाई, इतने अच्छे कॉलेजेस में गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रिक्वेस्ट अर्जुन भैया कि वो अपना बेसिक इंट्रोडक्शन हमें दें। So hello, my name is Arjun Yadav. My percentile in JEE means first attempt was 99.95 and my score was 250 out of 300. I did not give the second attempt as I was preparing for the JEE Advance, and my score in JEE Advance was 206 and my rank was 1462 CRL, and now I am pursuing BTech plus MTech dual degree in computing mathematics from IIT Delhi. So first of all, congratulations to you that you Thank you, have sir. gotten such a good rank and with such a good college. So my next question is ki how do you think of preparing for JEE? Sir, the journey started when I saw my friends, my peer group. They were all preparing for competitive exams like JSTSC, NTSC, NSEJS. So that thing pushed me a lot. So and I also started preparing for these Olympiad first, and then I cleared JSTSC in class 9th, NTSC in class 10th, and I was also in the state top 1% for NSEJS. And then in class 11th, I cleared the NTSC stage 2, and then I cleared KVPY. So my whole journey was based on by preparing for Olympiads, clearing them, and my peer group, my friends motivated me a lot. In my family, my cousins also are from IIT and IIM, so they also gave me this direction to choose as a career. So do you take any coaching for this? Yes, sir. I took coaching from FITG Punjabi Bagh. It was a 4-year classroom program from 9th, 10th, 11th, 12th. And why do you think that coaching is important for JEE? Sir, coaching is extremely important because nowadays what you can see from the general trend or pattern is that everyone who is securing a good rank is has either been admitted to a good coaching or has a very good self discipline so that he can maintain a very good routine for self study. So जो टाइम होता है ना उसमें रूटीन खुद का मेंटेन करना, सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना, वो कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो जो कोचिंग होती है ना, जो कोचिंग में टीचर्स होते हैं, जो वहाँ आपको कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर मिलता है, वो देख के आपको एक पुश मिलता है अपनी जर्नी में, अपनी प्रिपरेशन में। तो इस वजह से जो कोचिंग है वो एक आपको काफी अच्छा पुश देती है अपनी रैंक बूस्ट करने में। और जो टेस्ट होते हैं उनके आप जो मार्क्स हैं वो अपने पीयर्स, अपने फ्रेंड से कंपेयर करते हैं। जो डाउट्स होते हैं वो आप कभी भी क्लास के बाद टीचर से सॉल्व कर लेते हैं। तो उस सेंस में कोचिंग काफी एक हेल्पफुल चीज रहती है और कोचिंग से आप अपडेटेड रहते हैं चीजों के बारे में। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक एवरेज स्टूडेंट जिसका इंटेलिजेंस एवरेज है वो एक कोचिंग को कैसे एक बेस्ट वे में यूज कर सके? सर, जितनी भी कोचिंग होती है ना सारी जनरली टॉप बैच क्रिएट करती हैं एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, या जब भी एक टॉप बैच क्रिएट होता है हर कोचिंग में। तो आपका जब आप जाते हैं, आप एडमिशन लेते हैं किसी भी कोचिंग में, तो आपका पहले तो ये टारगेट होना चाहिए कि हाँ मेरे को उस टॉप बैच में एंट्री लेनी है। अगर वो हो जाता है तो फिर आपकी जर्नी स्मूथ रहती है, वो सब कुछ देख लेते हैं टीचर्स, उधर आपको अच्छे से अटेंशन मिलती है, सब कुछ हो जाता है। बट अगर आप उस टॉप बैच में नहीं आ पाते तो फिर आपको अपने खुद के ऊपर मतलब अपना सेल्फ डिसिप्लिन, अपना रूटीन खुद सेटअप करना पड़ता है। क्योंकि जो थोड़े मतलब सेकंड थर्ड बैचेस होते हैं वो ठीक होते हैं, बट उसके नीचे जो बैचेस होते हैं उन पे टीचर्स इतना ध्यान नहीं देते। तो उसके लिए आपको मतलब खुद देखना होता है कि टॉप बैचेस में क्या चल रहा है, उनका कोर्स कहाँ तक पहुंच गया। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज रहती है वो ये रहती है कि आपको अपना बैकलॉग क्रिएट नहीं होने देना होता। क्योंकि एक बार अगर बैकलॉग क्रिएट हो जाए ना, फिर वो कवर करते हुए प्रेशर आता है और फिर वो परफॉर्मेंस भी हैम्पर करता है। You are saying that we should follow teachers Yes, religiously. sir. Yes, sir. We should follow our Everything teachers. say like every DPP they give, Yes. every homework they give, we have to do Yes. within time. दैट इज द बेयर मिनिमम। मतलब आपको वो तो करना ही करना है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप टेक्स्ट बुक पे स्विच कीजिए, आप टेस्ट सीरीज पे स्विच करिए,
बट जो आपको क्लास में होमवर्क मिलता है, जो आपके टीचर्स आपको गाइड करते हैं, वो तो आपको करना ही करना है। यस नेक्स्ट सर। क्वेश्चन की यू हैव मेंशन्ड बुक्स कि कौन-कौन से बुक्स आपने फॉलो किए थे और कौन-कौन से बुक्स फॉलो अप करने चाहिए एक जेईई एस्पिरेंट्स को? सर फॉर केमिस्ट्री इट इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। फिजिकल में आप 2 बुक्स रेफर कर सकते हैं, एक नरेंद्र अवस्थी और एक नीरज कुमार। नरेंद्र अवस्थी इज फॉर सम एलिमेंट्री क्वेश्चंस जो आपके जेईई मेंस तो कवर कर ही लेंगे और जेईई एडवांस में कुछ पोर्शन कवर कर लेंगे। बट जो नीरज कुमार है सर, वो एक काफी अच्छी बुक है। अगर आप जेईई एडवांस की सिर्फ जेईई एडवांस की प्रेप कर रहे हैं तो आप नीरज कुमार को काफी अच्छे से करें, आपका फिजिकल पूरा अच्छे से हो जाएगा। अब बचा ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक के लिए तो एमएस चौहान है ही, वो तो काफी अच्छी बुक है, एमएस चौहान कर लीजिए, ऑर्गेनिक आपकी अच्छे से हो जाएगी। एमएस चौहान में कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो जेईई एडवांस के लिए रेलेवेंट नहीं होते, वो ओलंपियाड वगैरह के लिए रेलेवेंट होते हैं, तो आप वो अपने टीचर से पूछ लीजिए। उन क्वेश्चन पे बेमतलब अगर आप स्टक करेंगे, फंसेंगे, तो आपका टाइम वेस्ट होगा। बट ओवरऑल वो एक काफी अच्छी बुक है ऑर्गेनिक प्रिपरेशन के लिए। अब इनऑर्गेनिक के लिए, इनऑर्गेनिक में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती, आपको अपनी थ्योरी स्ट्रांग करनी होती है। सबसे जरूरी तो होता है आपकी एनसीईआरटी। अगर आपकी एनसीईआरटी स्ट्रांग है तो आप इजीली काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं इनऑर्गेनिक में। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास अच्छा टाइम है, आपने टाइम से पहले अपनी एनसीईआरटी फिनिश कर ली है, अब आप एक कंफर्टेबल सिचुएशन में, तो आप जेडी ली पे स्विच कर सकते हैं। जेडी ली आपको एक काफी अच्छी एज देती है जेईई एडवांस प्रिपरेशन में। अब बचा फिजिक्स का। अब फिजिक्स में देखो, एक एचसी वर्मा बुक होता है, वो होता है कंसेप्ट क्लियरिंग के लिए इट इज द बेस्ट बुक। उससे आपके कंसेप्ट्स काफी अच्छे क्लियर होते हैं। एंड देन उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए तो काफी सारी बुक्स आती है, जैसे आप इरोडोव कर सकते हैं जेईई एडवांस के लिए, पाथफाइंडर सॉल्व कर सकते हैं, ये हो गया प्योर जेईई एडवांस के लिए। बट अगर आपको कोई ऐसी बुक चाहिए एचसी वर्मा और इरोडोव के बीच के लेवल की, जिससे आपके थोड़े मतलब जेईई मेंस के कांसेप्ट तो और जेईई मेंस के क्वेश्चन तो हो ही जाए, और जेईई एडवांस के बेसिक टू मिड लेवल क्वेश्चंस हो जाए, तो उसके लिए आप कोई भी एक डिसेंट लेवल पब्लिकेशन की बुक फॉलो कर सकते हैं। जैसे आर्यंत की आप फॉलो कर लीजिए, अनुराग मिश्रा की फॉलो कर लीजिए। अब बचा मैथ्स का। मैथ्स का सर पर्सनली मैंने तो विकास गुप्ता की जो बुक्स आती हैं वो फॉलो करी थी। हमें ज़्यादा बुक्स की तरफ नहीं दौड़ना चाहिए, बट बेसिक जो बेयर मिनिमम बुक्स हैं और जो स्टैंडर्ड बुक्स है जो सारे लोग फॉलो करते हैं उसी को फॉलो करना चाहिए। उसी को बार बार अगर अपन बना सके, रिवाइज कर सके, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। Am I right? एक बार क्लास नोट्स अपने डीपीपी जब आपके सॉल्व हो जाते हैं, अगर आपके क्लास नोट्स और डीपीपी अच्छे से सॉल्व नहीं हो रहे तो आप बुक पे मत जाइए, पहले आप उसे अच्छे से करें, नहीं तो आप क्लास से फिर पीछे हो जाएंगे। बट अगर आप एक बार वो कवर कर लेते हैं, फिर आप स्विच करें बुक्स पे, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जो आपको एक एज देंगी अपनी प्रिपरेशन, अपनी रैंक बूस्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इसी पे फॉलो अप होगा कि आपने डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स को इतने ब्यूटीफुली टाइम दिए, तो उसको कैसे मैनेज किया? तो जो मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी रहती थी ना, वो मेरी प्योर टेस्ट ओरिएंटेड रहती थी। मतलब मैं कभी भी ऐसे ना, मेरे से थ्योरी ज्यादा नहीं पढ़ी जाती, तो जो भी मैं करता हूँ मैं क्वेश्चन की फॉर्म में करता था। और जो भी मतलब मेरे टेस्ट आ रहे हैं, जैसे मेरा टेस्ट है सपोज एक हफ्ते बाद, तो जो उसका सिलेबस है, मैं अपनी प्रिपरेशन है उसके हिसाब से करूंगा। जैसे उसमें जो चैप्टर आ रहे हैं उसको मैं काफी अच्छे लेवल पे कर लूंगा। और टाइम मेरा ऐसे डिवाइडेड रहता था, जो मैथ्स और फिजिक्स है वो जनरली मैं बिल्कुल सुबह और बिल्कुल रात में करता था, और केमिस्ट्री में दिन में कर लेता था, क्योंकि केमिस्ट्री में मेरे को सुबह और रात में करने में थोड़ा नींद आती थी, तो मैं उसको दिन में कर लेता था। सारे बच्चों का एक दिक्कत होता है कि केमिस्ट्री आधी नहीं होती है, इनऑर्गेनिक की आधी नहीं होती है, ऑर्गेनिक समझ में ही नहीं आता है। तो सब्जेक्ट वाइज चलते हैं अपन कि इनऑर्गेनिक को आपने कैसे टैकल किया? इनऑर्गेनिक में देखिए, कुछ आपके ना कंसेप्ट बिल्डिंग चैप्टर्स होते हैं, जैसे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हो गया, ये सब चीजें अगर आपकी कंसेप्चुअली क्लियर है ना, तो आपको कंसेप्ट समझने में आसानी होती है। बट एट द एंड आपको कुछ चीजें तो याद करनी ही पड़ती हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है। अब याद करने वाली कौन सी चीजें, वो सिर्फ वही चीजें जो एनसीईआरटी में गिवन है। अब आप ऐसा मत कीजिए कि मैं कहीं बाहर से कोई मैंने टेक्स्ट बुक उठा ली, मैं उसको याद करने लग जाऊं। जो याद करने की चीजें पहले आप एनसीईआरटी अपनी अच्छे से करें, कि आपकी एनसीईआरटी मतलब लाइन बाय लाइन आपको याद हो जाए। मतलब मेरा जेईई मेंस का जो फर्स्ट अटेम्प्ट था, उसमें जो इनऑर्गेनिक आई थी उसमें मेरे फुल मार्क्स थे। मेरे केमिस्ट्री में शायद 91 या 96 मार्क्स थे। मेरा एक ही क्वेश्चन गलत हुआ था, वो छोड़ा या मैंने अनअटेम्प्टेड था, वो फिजिकल केमिस्ट्री का था। तो मेरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी स्मूथली निकली थी, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी अच्छे से करने की। अब अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आए, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखिए आपकी ना एक ऐसे पूरी सीरीज में चलती है। अगर आपका एक भी लिंक टूटा ना, आपको नेक्स्ट कंसेप्ट समझ नहीं आएगा। तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करना है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको डे वन से अपनी कंसेप्चुअल नॉलेज स्ट्रांग रखनी है। वो कैसे होगी कि आप जो अपना टीचर चूज कर रहे हो पढ़ाने के लिए, वो आपका एक बहुत अच्छा होना चाहिए, उससे आपको सारी चीजें समझ आनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे जीओसी, आइसोमेरिज्म हो गया, इनिशियल टॉपिक्स होते हैं, अगर आपको इन्हीं में कंफ्यूजन हो गई कि अगर आपकी यही स्ट्रांग नहीं है ना, तो आपको आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ी दिक्कत आती है। और जो जनरली बच्चे करते हैं, मतलब मैं भी कभी कभी करता था, वो ये होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना जो
रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो रट लेते हैं, उससे सवाल कर लेते हैं। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है ना, तो आपको सारे मैकेनिज्म्स खुद से आने चाहिए। अगर आप एक रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखना जानते हो ना, तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी सवाल कर लो। मैकेनिज्म पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि जी एडवांस में एट द मोमेंट अगर क्वेश्चंस आता है तो वहाँ पे आप उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, आपके पास आइडियाज और अप्रोच पता रहेंगे। रट के जी जाओगे तो मैक्स टू मैक्स आप जेई मेंस के क्वेश्चंस निकाल सकते हो, बट जी एडवांस में आप फंस जाओगे। जितना मैथ्स प्रैक्टिस और फिजिक्स में तो सर प्रैक्टिस ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। हाँ उसमें आप प्रैक्टिस अपने थ्योरी कंसेप्ट एक बार पढ़ लीजिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, फॉर्मूला जो भी इंपॉर्टेंट है एक जगह लिख लीजिए। कोई ऐसा कंसेप्ट होता है जो जनरली टीचर्स क्वेश्चन के थ्रू ही क्लियर करवाते हैं, वो ऐसा क्वेश्चन होता है जो थोड़े अच्छे लेवल का होता है, वो क्वेश्चन आप अलग से अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लीजिए। और उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ फोकस कीजिए क्वेश्चन सॉल्विंग और टेस्ट पेपर सॉल्विंग पे। फिजिक्स और मैथ्स में जो जेई मेंस की अगर मैं बात करूं, तो जो एक दिक्कत आती है ना मैथ्स की वजह से, वो आती है टाइम क्रंच की। मैथ्स का पेपर ना हल्का सा लेंदी आता है, तो टाइम नहीं बचता सॉल्व करने के लिए। तो अपनी स्पीड भी शुरू शुरू से ही मतलब सही करके चले। अगर आप एंड में ये सोचेंगे ना कि मैं अपनी स्पीड और कैलकुलेशन एंड में ठीक कर लूंगा, तो जनरली नहीं हो पाता। अपनी स्पीड, एक्यूरेसी, ये सब अगर आप पहले दिन से ही ठीक करके रखेंगे ना, तो आपको बाद में काफी हेल्प होगी। हमें पता है कि किसी भी एग्जाम्स के लिए पीवाईक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हमारे टीचर्स भी प्रिपरेशन के टाइम में बोलते थे कि अगर जेई क्रैक करना है, जी एडवांस खासकर अगर तुम्हें क्रैक करना है, तो उसके पीवाईक्यूज जितने अच्छे से तुम समझ लोगे, जितने अच्छे से उसको सॉल्व कर लोगे, तुम्हारे लिए उतना बेनिफिशियल होगा। तो आपको क्या लगता है कि पीवाईक्यू कितना इंपॉर्टेंट है जेई एग्जाम के लिए? सर पीवाईक्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रहती है जेई एडवांस के लिए, क्योंकि जेई एडवांस क्या करता है ना, जेई एडवांस आपको कभी भी सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं देता। कोई आपको रिपीटेड क्वेश्चन नहीं दिखेगा जेई एडवांस में। बट जेई एडवांस कभी कभी क्या करते हैं, जेई एडवांस सेम कंसेप्ट पे रिपीट कर देता है सवाल। तो वो अगर आपने सवाल पहले से देखा हुआ है, आपको उस चीज की नॉलेज है, तो आप तुरंत कर लोगे उसे जेई एडवांस में, वो फिर काफी हेल्प रहती है। और पीवाईक्यू करने से ना, एक तो आपको अपनी आइडिया लग जाता है कि मेरे को अपनी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में चैनलाइज करनी है, किस टाइप की जेई एडवांस सवाल पूछता है, इस टाइप की मैं प्रिपरेशन करूंगा। तो उससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि जेई एडवांस में से किस टाइप के सवाल पूछेगा, मेरे से क्या एक्सपेक्ट करता है, और मैं उसी डायरेक्शन में अपनी प्रिपरेशन करूँ। तो आपने पीवाईक्यूज को कैसे अप्रोच किया? पीवाईक्यू चैप्टर वाइज अप्रोच करे थे। फिर जब मेरा पूरा सिलेबस खत्म हो गया, जब मैंने एक बार दोबारा रीअटेम्प्ट करा था वो। तो आपने जो आपके कोचिंग के सीट्स थे और जो बुक्स आपने मेंशन किए, तो आपने थ्रू आउट प्रिपरेशन में उसको कितनी बार सॉल्व किया था या फिर कितनी बार रिवीजन किया था उसका? सर मतलब बुक सॉल्व करने का मतलब टारगेट तो यही रहता था कि जो क्लास का काम है एक बार होमवर्क वो हो जाए, फिर उसके बाद बुक सॉल्व करो। तो बुक सॉल्व करने का मेरा ऐसा कोई फिक्स शेड्यूल नहीं था। मेरे को जब भी टाइम मिलता था, मेरे को ऐसा लगता था कोई टॉपिक मेरा वीक है, तो मैं उसकी बुक सॉल्व कर लेता था। जेई का प्रिपरेशन इतना हेक्टिक होता है कि उसमें बहुत सारे प्रेशर्स इंक्लूडेड होते हैं। सुबह से लेकर शाम तक क्लासेस होते हैं, फिर इतने सारे प्रिपरेशन होते हैं, होमवर्क होता है, एंड फैमिली प्रेशर्स होते हैं, पर्सनल प्रेशर्स होते हैं, पीयर ग्रुप का प्रेशर होता है, कंपटीशन होता है, हर तरह का प्रेशर उस प्रिपरेशन के टाइम में होता है, जो बच्चे हैंडल नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे बच्चे हैंडल नहीं कर पाते हैं। हम लोग भी कहीं ना कहीं फेडअप हो जाते थे, या हर हर कोई फेडअप होता है, चाहे वो रैंक वन लाने वाला भी फेडअप होता ही है कहीं ना कहीं। बट आप उस प्रेशर को कैसे हैंडल करते थे? सर जो प्रेशर वाली चीज है ना, वो सबसे ज्यादा जब क्रिएट होती है जब आपका बैकलॉग आता है, आपकी जो परफॉर्मेंस होती है वो ऑन द ट्रैक नहीं होती। बट अगर आप अपनी शुरू से ही अपना ये सोचें कि मेरे को बैकलॉग नहीं रखना, और आपकी जो परफॉर्मेंस है वो शुरू से ही अच्छी चल रही है ना, तो आपको खुद से सेल्फ मोटिवेशन आता है प्रिपरेशन करने का। और जो डिस्ट्रैक्शन है ना, उसे अवॉइड करो। जैसे सोशल मीडिया मेरे पर्सनली भी काफी बड़ा डिस्ट्रैक्शन था मेरे लिए। तो उसे 11th मिड में मैंने रिमूव कर दिया था, और मैंने उसे अपनी जेई के बाद ही वापस लाया हूँ मैं। तो जो सोशल मीडिया ना, उससे तो बिल्कुल दूर रहो तो ही अच्छा है, और काफी टाइम खा जाता है। तो जब आप लो फील करते थे ड्यूरिंग प्रिपरेशन, तो आप क्या करते थे? मैं मतलब स्कूल गोइंग ही था 11th-12th में, मेरा मतलब नॉन अटेंडिंग नहीं था। तो लो फील करने वाली चीज मैंने पर्सनली फील नहीं करी, क्योंकि मैं हमेशा स्कूल जाता था, दोस्तों से मिलता था, तो मैं हमेशा ठीक ही रहता यू आर सेइंग कि आप अच्छे से टाइम को मैनेज कर पाते थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ गए तो सिर्फ पढ़ ही गए, थोड़े बहुत था। हाँ हाँ। टाइम स्पेंड करते थे अपने दोस्तों के साथ भी, अपने फैमिली के साथ भी, थोड़े बहुत अपने हॉबी पे भी ध्यान देते थे और पढ़ाई भी अच्छे से करते थे। यस सर। हाँ, बैकलॉग नहीं होने देते थे, जिसकी वजह से आपके वो प्रेशर नहीं क्रिएट होना शुरू हुआ। आप एक बहुत ही अच्छे टॉप आईआईटीज में विद टॉप ब्रांच, तो ये फीलिंग कैसा होता है, मतलब व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट टू बी इन गुड आईआईटी और टू बी इन गुड ब्रांच? ये एक पर्सन के लाइफ पे, पर्सनल लेवल पे कितना पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है? सर अभी तक अगर मैं अपना पर्सनल बताऊं तो जब हमारा हो गया एडमिशन, तो काफी अच्छा लगा था, क्योंकि मतलब ड्रीम कम ट्रू वाली बात थी। फिर लगा कि अब कर लिया है क्लियर। अब उस टाइम तो हम फिर टारगेट लेस हो गए थे, ये लगा था कि अब टारगेट अचीव कर लिया, अब नेक्स्ट टारगेट तो पता ही नहीं है क्या है। तो फिर
सिर्फ मजे वाली फीलिंग थी, बट यहाँ आके फिर हमने देखा कि काफी अच्छा लगा सर यहाँ आके, क्योंकि जिस तरीके के लोग हैं ना इधर, वो काफी हाईली मोटिवेट करते हैं हमें अपनी लाइफ में सक्सीड करने के लिए। आपको यहाँ हर तरीके के लोग मिल जाएंगे, आपको यहाँ स्पोर्ट्स में नेशनल प्लेयर्स मिल जाएंगे, अकेडमिकली आपको टॉपर्स तो मिल ही जाएंगे जिसके लिए आईआईटी जाना जाता है, आपको कल्चरली इतने अच्छे लोग मिल जाएंगे, आपको हर तरीके के लोग मिल जाएंगे। तो आईआईटी एक ऐसी जगह है जहाँ आपको कुछ भी पैशन फॉलो करना है, किसी भी फील्ड में जाना है, तो आईआईटी से अच्छा प्लेटफॉर्म आपके लिए कुछ भी नहीं है। ये वाली बात होती है सर। तो अगर आप एक बार आईआईटी में आ जाते हैं, तो मैं तो देखो इस चीज को अभी इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं तो खुद अभी फर्स्ट ईयर में ही हूँ, बट अभी तक की मेरी फीलिंग यही है कि ये काफी अच्छा एक एक्सपीरियंस है। जो यहाँ इवेंट्स होते हैं, जो आपको रिकॉग्निशन मिलती है एज विद द टैग ऑफ आईआईटी दिल्ली, वो काफी मैटर करती है और काफी अच्छी लगती है। आईआईटीज और कुछ अच्छे एनआईटी जिसके भी जाने जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे इंटेलेक्चुअली साउंड बच्चे होते हैं, जेई Yes, क्रैक sir. करके जाते हैं, जिसके वजह से वहाँ पे एक इंटेलिजेंस का लेवल पहले से ही हाई होता है, जिसके वजह से आईआईटी और एनआईटीज का रेपुटेशन थोड़ा अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी जेई मेंस का एग्जाम ओवर हुआ है और अभी अप्रैल में जेई मेंस का एग्जाम है और फिर जेई एडवांस का भी एग्जाम है फॉर्म अप। तो लास्ट मंथ टिप्स क्या होगा? लास्ट मंथ आपने कैसे प्रिपरेशन किया था और आप क्या टिप्स देना चाहोगे? सर लास्ट मंथ प्रिपरेशन जो मेरा था ना, वो था एक तो फार्मूला रिवीजन। जिस भी चीज में मेरे को फार्मूला रिवीजन है, कोई कंसेप्ट मेरा वीक है तो उसे देखना, और केमिस्ट्री बेसिकली मेमोराइज करना, जो मेमोराइज करने वाले टॉपिक्स थे। और जो बाकी हाफ ऑफ प्रिपरेशन था वो सोलली बेस्ड था मेरी टेस्ट प्रैक्टिस। तो जो मैंने अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट दिया, पुश दिया, वो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट प्रैक्टिस के थ्रू था। मतलब मैं दिन में एक जी एडवांस का पेपर कर लिया तो 2 सेट होते थे उसमें, तो 6-7 घंटे तो मेरे इसी में चले जाते थे, बाकी टाइम मेरे को उसका एनालाइज करने में चला जाता था। तो मेरा एंड के 1 महीने में तो यही रहता था, एक दिन पेपर दिया अगले दिन रिवीजन कर लिया, एक दिन पेपर दिया अगले दिन रिवीजन कर लिया, बेसिकली ऑल्टरनेट चलता। तो अभी जो नए एस्पिरेंट्स हैं जो अभी 9th या 10th में है या 11th में है, वो इंजीनियरिंग को एज ए करियर परस्यू करना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई सजेशंस होगा? हाँ सर, तो मतलब 9-10th या 11-12 में जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, आपने जब भी ऐसा सोचा कि मेरे को हाँ जेई के लिए प्रिपेयर करना है, मेरे को आईआईटी जाना है, तो फर्स्ट स्टेप यही रहता है कि आप अपने आप को एक अच्छी कोचिंग से एसोसिएट करें। क्योंकि आजकल की डेट में जो कंपटीशन बढ़ रहा है वो काफी ज्यादा है, क्योंकि सब लोग कोचिंग जा रहे हैं। अगर आप नहीं जाएंगे, आप अपने आप को उस चीज से पीछे रखेंगे, आप ये सोचेंगे मैं वो चीज बाद में ज्वाइन करूंगा या बाद में करूंगा, तो आप मतलब थोड़ा 1 स्टेप 2 स्टेप पीछे हो जाएंगे। जो आपकी पोटेंशियल रैंक, आपकी जो अच्छी रैंक आ सकती थी, क्या पता वो उस वजह से ना आ। तो एक फॉलोअप क्वेश्चन इस पे कि बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि क्या कोचिंग लेना जरूरी है? हम लोग सेल्फ प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं? सेल्फ प्रिपरेशन करके भी तो बच्चे क्रैक कर रहे हैं जेई। सर सेल्फ प्रिपरेशन करके जेई क्रैक करने वाली चीज ना काफी माइनॉरिटी में होती है। मतलब काफी कम लोग होते हैं जो एक अच्छी आईआईटी, एक अच्छी सेल्फ स्टडी से कर पाए, क्योंकि उसके लिए ना आपको एक काफी अच्छा डेडिकेशन और डिसिप्लिन वाली चीज चाहिए होती है, जो आजकल लोगों में नहीं होती बिकॉज ऑफ सो मेनी डिस्ट्रैक्शन। सोशल मीडिया अगर आप पढ़ रहे हैं, आप एक नोटिफिकेशन है, आप उस पर चले गए, उसको चलाने लग गए, तो डिस्ट्रैक्शंस काफी ज्यादा होती हैं। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन है, अगर आप जानते हैं कि हाँ मैं अपनी प्रिपरेशन चैनलाइज कर लूंगा, कोई भी डिस्ट्रैक्शन है मेरे को फर्क नहीं पड़ता, तो वेल एंड गुड, आप फिर सेल्फ स्टडी से भी क्लियर क्रैक कर सकते हैं। सो एज वी आर सेइंग कि इट इज एन एरा ऑफ एडटेक, तो क्या हमें ऑनलाइन की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए या ऑफलाइन कोचिंग की तरफ ध्यान देना चाहिए? कौन सा बेटर है आपके नजर? सर मतलब मैं अगर आज की डेट में भी पर्सनली प्रेफर करूं तो मैं ऑफलाइन कोचिंग ही प्रेफर करूंगा, ऑलवेज ओवर ऑनलाइन। ऑफलाइन कोचिंग में जो आपको टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन मिलता है वो ऑनलाइन में मेरे हिसाब से नहीं मिल सकता। आप अपने ऑफलाइन फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट होकर उनके साथ डाउट डिस्कस करके, उनके साथ कंसेप्ट डिस्कस करके अपने डाउट्स, अपने कंसेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं, वो ऑनलाइन में शायद नहीं हो पाता। थैंक यू सो मच अर्जुन, आपने सारे क्वेश्चंस का बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया। सारे डाउट्स अच्छे से बच्चों के क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू सो मच एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉलेज लाइफ एंड फॉर योर करियर। ओके, थैंक यू सर।